CH10 बैक टू फैमिली। बैक टू फैमिली। गरिमा ये जानकर बहुत खुश होती है कि अभय पूरी तरह एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। उसने आगे कहा, अब हमारा फिर से रायचंद फैमिली में लौटने का समय आ गया है अभय। तो क्या अब हम दिल्ली जा रहे हैं मॉम? अभय ने पूछा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे डैड हमें लेकर आज भी परेशान होंगे। उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि हम यहाँ हैं वो हमें लेने तुरंत आ जाएंगे। गरिमा ने कहा। वो आज भी बलराज से बहुत प्यार करती थी, उसे भी बलराज से मिलने की खुशी थी। इतना कहकर गरिमा ने बलराज का नंबर डायल किया और उसे फ़ोन लगाया। सामने से बलराज ने फ़ोन उठाकर कहा, यस बलराज, रायचंद हियर। 15 साल बाद बलराज की आवाज़ सुनकर गरिमा का गला भर आया। उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बलराज ने दोबारा कहा, हेलो, कौन बोल रहे हैं? गरिमा का ये नंबर बलराज के पास नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था कि सामने फ़ोन पर गरिमा है। दूसरी बार बलराज की आवाज़ सुनकर गरिमा ने अपने भरे हुए गले से कहा, बलराज। गरिमा इससे आगे कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं जब बलराज ने गरिमा की आवाज़ सुनी तो वो पास ही रखे काउच पर जम सा गया। अगले कुछ मिनट तक उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ गुजारे पलों को अपने मन में याद करके बस रो रहे थे। कुछ मिनट बाद बलराज ने खुद को संभाला और कहा, गरिमा तुम कैसी हो, कहाँ हो? हमारा अभय कहाँ है? बलराज सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। इस समय वो अपने होश खो बैठा था। गरिमा भी सिर्फ रोए जा रही थी, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। ये सब देखकर अभय ने फ़ोन गरिमा से लिया और कहा, डैड, मैं अभय बोल रहा हूँ। मॉम इस वक्त बहुत इमोशन हो गई है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रही है। अभय के मुंह से डैड सुनकर बलराज एक बार फिर से भावनाओं में बह गया। वो रोते हुए सिर्फ अभय अभय ही कह पा रहा था। अभय भी अपने पिता के मुंह से अपना सुनकर थोड़ा इमोशन हो गया, लेकिन उसने खुद को जल्द ही शांत कर लिया। बलराज को इस तरह देखकर प्रेरणा दौड़ते हुए उसके पास आई। उसके मुंह से अभय का नाम सुनकर प्रेरणा भी इमोशन हो गई। उसने आंखों में आंसू लिए बलराज से फ़ोन लेकर अपने कान पर लगाया और कहा, हेलो। अभय बचपन में भी प्रेरणा के साथ काफ़ी राहत था। उसकी उम्र 5 साल थी। वो कम से कम अपने बचपन की यादों को तो याद रख ही सकता था। प्रेरणा की आवाज़ सुनकर अभय ने कहा, प्रेरणा मॉम, ये आप है ना? अभय के मुंह से अपना सुनकर प्रेरणा के दिल में माँ का प्यार जो 15 सालों से भरा पड़ा था वो आंखों से बहने लगा। प्रेरणा अभय को ही अपना बेटा मानती थी। उसने अभय के लिए ही अपनी खुद की कोई संतान को जन्म नहीं दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बढ़ जाए। इस समय रायचंद फैमिली का माहौल बहुत इमोशन हो गया था। घर में काम करने वाले सभी लोग बलराज और प्रेरणा को ऐसे देखकर खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इसी बीच बलराज की ऐसी हालत के बारे में किसी नौकर ने किशोर को बता दिया था। किशोर भी अपने सारे काम छोड़कर तुरंत रायचंद मेंशन के लिए आ गया था। किशोर ने जब बलराज और प्रेरणा को ऐसे देखा तो वो समझ गया कि उन्हें गरिमा और अभय की कोई जानकारी मिल गई है। उसने फौरन प्रेरणा के साथ से फ़ोन लिया और अभय से बात करने लगा। हेलो, मैं किशोर बोल रहा हूँ। किशोर ने कहा। किशोर जी, मैं अभय बोल रहा हूँ। अभय किशोर को जानता था क्योंकि किशोर हमेशा उसके डैड के साथ ही रहता था। वो बचपन में अभय को चॉकलेट भी देता था। अभय भी उसके साथ खेलता और मस्ती करता था। उसने तुरंत किशोर को पहचान लिया था। मास्टर अभय, आप कैसे हैं? मिस गरिमा कैसी है? इस वक्त सर आपसे बात करने की सिचुएशन में नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं इसी वक्त आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। किशोर ने एक सांस में अपनी पूरी बात कह दी। किशोर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मॉम हम दोनों बिल्कुल ठीक है। हम इस वक्त देहरादून में हैं। अभय ने किशोर को बताया। अभय की बात सुनते ही किशोर ने अपने एक आदमी को इशारा किया और अभय से कहा, ओके मास्टर अभय, मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंचता हूं। और इतना कहकर फ़ोन रख दिया। किशोर ने बलराज की तरफ देखा जो अभी भी अपने होश में नहीं था। किशोर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सर इतने सालों बाद वो हमें मिले हैं, हमें उन्हें लेने जाने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आपके ऑर्डर्स हो तो मैं इसी वक्त निकलता हूं। किशोर की बात सुनकर बलराज ने खुद को शांत किया और कहा, हाँ किशोर, तुम बिना देर किए उन्हें यहाँ लेकर आओ। बलराज से परमिशन मिलते ही किशोर कुछ गार्ड्स के साथ वहां से निकल गया। उसने पहले ही हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए कह दिया था। किशोर वहां से तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठकर देहरादून में अभय की बताई लोकेशन के लिए निकल गया। अभय ने अपनी मां को शांत करते हुए कहा, मॉम, किशोर जी देहरादून हमें लेने के लिए आ रहे हैं।
हमें रेडी हो जाना चाहिए। अभय की बात सुनकर गरिमा भी शांत हो गई। दिल्ली वापस जाने की बात से उसके मन में एक अलग ही खुशी दौड़ गई थी। उसने नहीं सोचा था कि उसे कभी बलराज से ऐसे दूर जाना पड़ेगा। गरिमा को इस बात की भी खुशी थी कि जब बलराज को पता चलेगा कि अभय अब एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। यह सब सोचकर ही गरिमा के चेहरे पर खुशी छलक गई। उसने अभय से कहा, चलो अभय, अपना सामान पैक कर लो। क्या अब अभय और गरिमा रायचंद फैमिली में लौट जाएंगे? जानिए अगले एपिसोड में। CH11 गरिमा का लैंडलॉर्ड। गरिमा का लैंडलॉर्ड। अभय और गरिमा ने दिल्ली जाने के लिए अपना सामान पैक किया। उनके पास बहुत ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ कपड़े और जरूरी सामान ही था। कुछ ही देर में किशोर भी अभय की बताई लोकेशन पर पहुंच गया। उसने पहले ही स्मिता को कहकर अपने कुछ लोगों को वहां बुला लिया था। किशोर के वहां पहुंचते ही उन लोगों ने किशोर का वेलकम किया और वो सभी कार में बैठकर अभय और गरिमा के पास जाने के लिए निकल गए। किशोर ने अभय को फोन करके बताया कि वो देहरादून में उनकी बताई लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। हम भी रेडी है किशोर जी, आप आ जाइए, अभय ने कहा। कुछ ही देर में किशोर गरिमा के घर पहुंच गया। उसने अभय को 15 साल बाद देखा था, इसलिए वो उसे घर के बाहर देखकर भी पहचान नहीं पाया। वो कार से उतरकर वहीं गेट के बाहर ही रुक गया। वहीं जब आसपास रहने वाले लोगों ने वहां इतनी सारी महंगी गाड़ियां देखी तो वहां लोग सभी अपने अपने घरों से बाहर आकर वहां का नजारा देखने लगे। वो बुजुर्ग व्यक्ति जिनके घर में गरिमा किराए से रहती थी, वो भी अपने घर से बाहर निकल आए। अभय ने किशोर को पहचान लिया था। उसने देखा कि किशोर वहीं गेट पर ही रुक गया है, तो वो समझ गया कि किशोर ने उसे नहीं पहचाना है। अभय की मस्क्यूलर बॉडी और स्मार्ट लुक में वो बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो की तरह लग रहा था, लेकिन उसने कपड़े बहुत साधारण पहने हुए थे। अभय ने आगे बढ़कर किशोर की तरफ हाथ उठाकर कहा, किशोर जी अंदर आ जाइए। अभय की बात सुनकर किशोर को समझ आया कि उसके सामने जो हैंडसम लड़का खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि अभय ही है। उसने तुरंत अंदर जाकर अभय को ग्रीट करने के लिए अपना सिर झुकाना चाहा, लेकिन अभय ने उसे रोक दिया। अभय ने कहा, किशोर जी प्लीज आप ऐसा ना कीजिए, आप बड़े हैं, आपने मुझे बचपन में बहुत चॉकलेट दी है, आपने मेरे साथ मस्ती भी की है, आप ऐसे मेरे सामने सिर झुकाकर मुझे पराया ना कीजिए। अभय के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर किशोर को वो दिन याद आ गए जब वो अभय के साथ मस्ती मजाक करता था, उसे चॉकलेट लाकर देता था। ये सब सोचकर किशोर की आंखों में भी पानी भर आया। उसे इस बात की भी खुशी थी अभय बिल्कुल अपनी माँ की तरह पोलाइट नेचर का है। उसे आज भी किशोर के साथ बिताए पल याद थे। किशोर की आंखों में पानी देखकर अभय ने हल्के से किशोर हग किया और कहा, किशोर जी मैं वही अभय हूँ जो आपको बहुत परेशान करता था। अभय की बात सुनकर किशोर को हंसी आ गई। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मास्टर अभय अब तो आप बहुत बड़े हो गए हैं, अब तो आप यंग मास्टर बन गए हैं। हाँ लेकिन फिर भी आपको मुझे चॉकलेट लाकर देनी पड़ेगी, अभय ने मजाकिया अंदाज में कहा। अभय की बात सुनकर अभय और किशोर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर गरिमा भी घर के बाहर आ गई। गरिमा ने जब किशोर को देखा तो उसकी भी आंखों में पानी आ गया। उसने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, कैसे हो किशोर? गरिमा को देखकर किशोर ने सिर झुकाकर उसे ग्रीट किया। मैं ठीक हूं मैम, आप कैसी है? इतने सालों बाद देखकर बहुत खुशी हुई। किशोर हमेशा से ही गरिमा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। गरिमा ने इतने बड़े इंसान की वाइफ होने के बावजूद उसकी कभी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली। उसकी ये बात किशोर को हमेशा बहुत इंस्पायर करती थी। किशोर ने जब देखा कि गरिमा और अभय के पास सामान है तो उसने गेट के पास खड़े अपने आदमियों को इशारा किया और वो तुरंत भागकर आए और गरिमा और अभय को सिर झुकाकर ग्रीट किया और उनका सामान लेकर गाड़ी में रखने लगे। वहां खड़े किशोर के सभी लोग ये सब देखकर हैरान थे कि आखिर ये दोनों कौन है जिन्हें किशोर भी सिर झुकाकर सम्मान दे रहा है। किशोर ने स्मिता को सिर्फ इतना कहा था कि वो कुछ जरूरी काम से देहरादून के एक कस्बे में आ रहा है, इसलिए वो कुछ लोगों को गाड़ियों के साथ भेज दे। स्मिता रायचंद फैमिली के देहरादून के सभी बिजनेस की इंचार्ज थी। उसने किशोर से खुद भी आने के लिए पूछा था, लेकिन किशोर ने उसे मना कर दिया था। किशोर एक बहुत ही समझदार और बिजनेस माइंडेड व्यक्ति था, इसलिए अभी अभय और गरिमा के बारे में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिस किशोर के सामने वो सभी सिर झुका रहे थे वो खुद अभय और गरिमा के सामने झुक रहा था, तो उन्हें तो ऑटोमेटिक ही उन तीनों के सामने झुकना ही था। प्लीज सर, एवरीथिंग इज ऑल सेट, विथ योर परमिशन,
वी कैन गो नाउ। किशोर के गार्ड्स में जो मैं गार्ड्स था उसने बहुत रिस्पेक्ट के साथ सिर झुकाकर कहा, प्लीज आइए मैम, प्लीज यंग मास्ट। किशोर ने अभय और गरिमा के सामने बहुत पोलाइट होते हुए गाड़ियों की तरफ हाथ करते हुए कहा। किशोर की बात सुनते ही उसके गार्ड्स ने स्मिता के भेजे लोगों से गाड़ी रेडी करने को कहा। उन सभी ने भी तुरंत गाड़ियों को एक लाइन में खड़ा कर लिया। गरिमा और अभय भी किशोर के कहते ही गाड़ियों की तरफ आगे बढ़ गए। गरिमा के घर के ओनर बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़े हुए गरिमा को जाते देख स्माइल कर रहे थे। गरिमा ने उन्हें बता दिया था कि वो अपने घर दिल्ली जा रही है। उन्होंने गरिमा को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था, इसलिए आज वो उसके लिए बहुत खुश थे। वहां खड़े किशोर के आदमियों ने एक लग्जरी रोल्स रॉयस का गेट ओपन किया और सिर झुकाकर गरिमा और अभय के बैठने का इंतजार करने लगा। अभय और गरिमा भी गाड़ी में बैठ गए। किशोर भी दूसरी कार में बैठ गया और वो सभी हेलीपैड की तरफ जाने के लिए निकल गए। कैसा होगा 15 साल बाद अभय और गरिमा का दिल्ली का सफर, जानिए अगले एपिसोड में। CH12 इमोशन रायचंद फैमिली। इमोशन रायचंद फैमिली। अभय और गरिमा कार में बैठकर हेलीपैड की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। किशोर भी उनके साथ निकल जाता है। हेलीपैड पर पहुंचते ही किशोर के लोगों ने गरिमा और अभय का सामान हेलीकॉप्टर में लोड कर दिया। अभय और गरिमा को लेकर किशोर का हेलीकॉप्टर तुरंत दिल्ली के लिए निकल गया। दूसरी तरफ दिल्ली में रायचंद मेंशन का हर एक व्यक्ति एक अलग ही खुशी में डूबा हुआ था। प्रेरणा ने अभय और गरिमा के वेलकम की सारी तैयारी कर ली थी। वो खुद उन दोनों को गृह प्रवेश करवाना चाहती थी। फैमिली के शेफ ने कई सारी अलग अलग डिशेज बनाई थी। वो गरिमा और अभय के लिए अच्छा से अच्छा खाना बनाना चाहता था, इसलिए उनके लिए खास मसाले तैयार करके खाना बनाया जा रहा था। हर कोई अपने होने वाले बॉस को खुश करने में लगा था। बाहर से एक गार्ड ने आकर प्रेरणा को बताया कि किशोर का हेलीकॉप्टर रायचंद मेंशन में पहुंचने वाला है। प्रेरणा और बलराज दोनों गरिमा और अभय को रिसीव करने के लिए जाने वाले थे। वो 15 साल से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो आज आ गया था। वो इसे हर तरह से यादगार बनाना चाहते थे। गार्ड से ये सुनते ही प्रेरणा ने बलराज को बताया और वो दोनों घर के बाहर जाने के लिए निकल पड़े। बाहर एक बहुत ही लग्जरी रोल्स रॉयस उनके लिए पहले ही तैयार खड़ी थी। दोनों गाड़ी में बैठकर हेलीपैड की तरफ निकल गए। किशोर का हेलीकॉप्टर भी रायचंद मेंशन में लैंड करने के लिए रेडी था। कन्फर्मेशन मिलते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को लैंड करवा दिया। गरिमा और अभय भी हेलीकॉप्टर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही गरिमा ने जब बलराज को सामने खड़े देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। उसके कदम धीरे धीरे बलराज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सिर्फ बलराज को ही देख रही थी। बलराज भी गरिमा को ही देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। आज उन दोनों के मन में अपना पुराना प्यार फिर से जाग गया था। उन्हें वहां उपस्थित बाकी किसी की कोई परवाह नहीं थी। जब गरिमा और बलराज के बीच की दूरी थोड़ी ही बची तो गरिमा दौड़ते हुए गई और बलराज से लिपट गई। 15 साल की दूरी के बाद आज फिर वो दो प्रेमी आपस में मिल रहे थे, जिन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में टूटकर बिखर जाना चाहते थे। गरिमा और बलराज दोनों की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। इस वक्त कोई भी उन्हें देखकर इमोशन हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद जब गरिमा और बलराज को एहसास हुआ कि वहां सभी उन्हें ही देख रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और खुद को शांत किया। गरिमा ने प्रेरणा को भी गले लगाया। उसने जब देखा कि प्रेरणा सिर्फ अभय को ही देखे जा रही है, तो उसे समझ आ गया कि वो आज भी अभय को अपना बेटा ही मानती है। उसने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा, ये तुम्हारा अभय ही है, देख लो मैंने तुम्हारे अभय का ठीक से ध्यान रखा है या नहीं। अभय भी इस वक्त उनके पास ही आ चुका था। प्रेरणा ने आगे बढ़कर अभय के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका छोटा सा 5 साल का अभय इतना बड़ा हो चुका था। उसने तो उसके बचपन को भी नहीं देखा था। वो लगातार बस अभय को ही देखे जा रही थी। उसने 15 साल से ममता का जो सैलाब अपने दिल में दबा रखा था, वो अब टूटकर बह रहा था। प्रेरणा की ऐसी हालत देखकर अभय की भी आंखें भीग गई थी। उसने भारी आवाज में कहा, प्रेरणा मॉम। अभय के मुंह से ये सुनने के लिए प्रेरणा ने 15 साल तक इंतजार किया था। जैसे ही अभय ने उसे मां कहा, वो तो पूरी तरह से मानो ममता के मोह में बिखर गई। उसने अभय को गले लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बलराज भी प्रेरणा की हालत समझ रहा था, लेकिन गरिमा नहीं जानती थी कि प्रेरणा ने अभय के लिए अपनी कोख का बलिदान दे दिया था।
जब बलराज को ये समझ आया तो उसने धीरे से गरिमा को कहा, प्रेरणा सिर्फ अभय को ही अपना बेटा मानती है। उसने अभय के लिए खुद मां बनने से इनकार कर दिया था। जब गरिमा ने बलराज के मुंह से ये सुना तो वो तो जैसे प्रेरणा के पैर छूना चाहती थी। उसके मन में प्रेरणा के लिए जो रिस्पेक्ट थी अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो समझ सकती थी कि इस वक्त प्रेरणा सिर्फ अभय की मां है, इसके आगे वो सब कुछ भूल चुकी है। एक मां के लिए अपने इकलौते बच्चे से 15 साल तक अलग रहना कितनी बड़ी तपस्या होती है, ये गरिमा समझ रही थी। गरिमा के लिए प्रेरणा हमेशा उसकी छोटी बहन की तरह ही थी। उसने प्रेरणा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, प्रेरणा अब शांत हो जाओ, देखो अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही है। अब वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। गरिमा की बात सुनकर अभय ने भी कहा, प्रेरणा मॉम, मैं अब आपके पास हूँ, प्लीज आप शांत हो जाइए। गरिमा और अभय की बात सुनकर प्रेरणा ने खुद को शांत किया और अभय को निहारते हुए बोली, अगर अब तुम मुझे छोड़कर कहीं गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं प्रेरणा, अब अभय तुमसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। गरिमा ने प्रेरणा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वहीं अभय की नज़र जब बलराज से जा मिली तो वो आगे बढ़कर अपने पिता के पास गया। उसने झुककर बलराज के पैर छुए। ये देखकर वहां खड़ा हर एक शख्स हैरान था कि इतनी बड़ी फैमिली का सक्सेसर इतना संस्कारी कैसे हो सकता है। जब बलराज ने अभय को अपने पैर छूते हुए देखा तो उसे दिल में अलग ही शांति मिली। उसने स्माइल करते हुए गरिमा की तरफ देखा। वो गरिमा को कहना चाहता था कि उसने अभय को बहुत अच्छी परवरिश दी है। बलराज ने अभय के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे कंधों से उठाकर उसे गले लगा लिया। बलराज के गले लगकर अभय को भी एक अलग ही एहसास हो रहा था। क्या सच में अभय अब रायचंद फैमिली में ही रहेगा? जानिए अगले एपिसोड में। CH13 प्रेरणा को क्या हुआ? प्रेरणा को क्या हुआ? गरिमा और अभय के रायचंद फैमिली में पहुंचने पर बहुत इमोशनल माहौल क्रिएट हो जाता है। अभय, गरिमा, बलराज और प्रेरणा अपनी कार में बैठकर घर तक आ जाते हैं। आओ अभय अंदर आओ, प्रेरणा ने अभय का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा। बलराज भी गरिमा को अंदर लेकर आया। अंदर आते ही घर के स्टाफ ने उन सभी का बहुत शानदार वेलकम किया। ये सब देखकर गरिमा और अभय को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। सर, मैम खाना रेडी है, घर के शेफ ने आकर उनसे कहा। बलराज ने जब गरिमा की तरफ देखा तो वो घर में ऐसे देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। क्या हुआ गरिमा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? बलराज ने पूछा। दद्दाजी कैसे है, पहले मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो अभय को देखकर बहुत खुश होंगे। इतना कहकर उसने अभय की तरफ देखने के लिए सिर घुमाया। बलराज गरिमा को बताना चाहता था कि दद्दाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इससे पहले उन सभी ने देखा कि अभय वहां नहीं था। बलराज ने जब इधर उधर देखा तो उसे अभय अपने दद्दाजी की तस्वीर के सामने खड़ा दिखाई दिया। गरिमा को समझ नहीं आ रहा था कि अभय वहां क्यों खड़ा है। वो चलकर अभय के पास गए। जब गरिमा ने देखा कि अभय के सामने दद्दाजी की तस्वीर लगी है जिस पर माला लगी हुई है तो वो हैरानी से बलराज को देखने लगी। बलराज ने उन्हें बताया कि उनके जाने के 3 साल बाद ही दद्दाजी उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो अपने आखिरी दिनों में गरिमा और अभय से मिलना चाहते थे, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी बलराज को उनका कुछ पता नहीं चला था। बलराज से ये सुनकर गरिमा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर दद्दाजी को प्रणाम किया। अभय ने भी वहां रखा दिया जला दिया और हाथ जोड़कर अपने दद्दाजी को प्रणाम किया। फिर बलराज उन सभी को खाने के लिए लेकर आ गया। उन सभी ने आज बहुत दिनों के बाद अच्छे से खाना खाया था। खाने के बाद प्रेरणा और किशोर अभय को पूरा मेंशन दिखाने के लिए ले गए। बलराज और गरिमा भी एक दूसरे से बातें करने के लिए बाहर गार्डन में आकर बैठ गए। गरिमा ने बलराज से कहा, मैं जानती हूं कि मैंने आपको बिना बताए यहां से जाकर सही नहीं किया था। मुझे उस समय अभय के अलावा और कुछ ध्यान नहीं था। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूं बलराज। मैं समझता हूं गरिमा, उस समय तुम्हारे लिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं रहा होगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बलराज ने शांत आवाज में कहा। लेकिन अब अभय एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन गया है, इसलिए अब मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। गरिमा ने बलराज को बताया कि ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी ने अभय को मार्शल आर्ट में पूरी तरह से ट्रेन किया है। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, बलराज ने खुश होते हुए कहा। आप प्रेरणा को कह देना बलराज की अभय पर उसका भी पूरा हक है। उसने जो तपस्या की है उसके लिए तो उसके सामने सब कुछ छोटा है। तब तक अभय और प्रेरणा भी उनके पास आ गए थे।
गरिमा ने अभय से कहा, अभय अब हमें चलना चाहिए, अब तो हम यहाँ आते रहेंगे। गरिमा के मुंह से ये सुनकर प्रेरणा को तो जैसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। वो 2 कदम पीछे हटी और अपने आंसू पोंछते हुए तेजी से चलकर घर के अंदर चली गई। प्रेरणा को ऐसे देखकर गरिमा और अभय को कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों बलराज की तरफ देखने लगे। गरिमा ने कहा, ये प्रेरणा को अचानक क्या हुआ बलराज? बलराज इस समय शांत था। उसके चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके मन में इस समय बहुत उथल-पुथल चल रही थी। वो चाहता था कि अब गरिमा और अभय उनके साथ ही रहे, लेकिन वो गरिमा को भी जानता था। वो खड़ा हुआ और शांत आवाज में बोला, प्रेरणा तुम्हारे और अभय के यहाँ से जाने की बात से दुखी हो गई है। गरिमा, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हो, तुम कभी भी मुझ पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। लेकिन तुम और अभय रायचंद फैमिली का हिस्सा हो। तुम जानती हो कि डैड ने तुम्हारे सामने मुझे अभय को अपना सक्सेसर बनाने के लिए कहा था। ये फैमिली अब तुम्हारी भी है गरिमा। प्रेरणा और मैं हम दोनों यही चाहते हैं कि अब तुम दोनों हमारे साथ ही रहो। डैड भी यही चाहते थे कि तुम दोनों फैमिली में वापस आ जाओ। बलराज ने गरिमा को अपने दिल की सारी बात बता दी। क्या सच में दादाजी यही चाहते थे कि मैं रायचंद फैमिली में रहूं? गरिमा ने बलराज की ओर देखते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं गरिमा। डैड भी चाहते थे कि तुम और अभय रायचंद फैमिली में ही रहो। अभय ही तो रायचंद फैमिली का आने वाला हेड है। बलराज ने कहा। गरिमा वही कुर्सी पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। गरिमा ने हमेशा से यही चाहा था कि वो रायचंद फैमिली का हिस्सा बने, लेकिन आज बलराज खुद उसे रुकने के लिए कह रहा था तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। अभय इस वक्त ये फैसला अपने माता पिता पर छोड़ना चाहता था, इसलिए वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद गरिमा ने अभय की तरफ देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। गरिमा ने फिर बलराज की ओर देखते हुए कहा, मुझे डर है कि मेरे रायचंद फैमिली में रहने के कारण लोग रायचंद फैमिली के बारे में क्या क्या बातें करेंगे। गरिमा, तुम्हें लोगों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई ये बात जानता है कि दादाजी ने बचपन में ही अभय को रायचंद फैमिली का सक्सेसर बना दिया था, इसलिए किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बलराज ने कहा। क्या गरिमा बलराज की बात मान जाएगी? जानिए अगले एपिसोड में। CH14 उसे मजे करने दीजिए, उसे मजे करने दीजिए। गरिमा और अभय के जाने की बात सुनकर प्रेरणा बहुत दुखी हो जाती है। बलराज गरिमा को बताता है कि अभय अब रायचंद फैमिली का लीगल सक्सेसर है। गरिमा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, अभय और मैं हम दोनों रायचंद मेंशन में ही रहेंगे। गरिमा की बात सुनकर बलराज के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने गरिमा को हग किया और उसे कहा, गरिमा, तुम नहीं जानती तुम्हारा ये फैसला सुनकर प्रेरणा कितनी खुश होगी। मैं उसे बताता हूँ। रुकिए बलराज, मुझे लगता है कि प्रेरणा को ये बताने के लिए किसी और को जाना चाहिए, गरिमा ने कहा और वो अभय की तरफ स्माइल के साथ देखने लगी। अभय भी तुरंत गरिमा की बात समझ गया और प्रेरणा के पास जाने के लिए घर के अंदर चला गया। बलराज और गरिमा दोनों वही गार्डन में बैठ गए। अभय जब प्रेरणा के रूम के पास गया तो उसने देखा कि प्रेरणा के रूम का गेट अंदर से लॉक है। अभय ने गेट खटखटाया और प्रेरणा को आवाज लगाई, प्रेरणा मॉम, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं हूं अभय। अभय ने 2 बार कहा। अभय की आवाज सुनकर प्रेरणा ने रूम का गेट खोल दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। जब से उसे पता चला था कि अभय और गरिमा यहां से जा रहे हैं, वो लगातार बस रोए जा रही थी। अभय ने प्रेरणा को देखते ही समझ लिया कि वो कितनी दुखी है। उसने कहा, प्रेरणा मॉम, आप ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ है? अभय वजह जानता था, लेकिन उसने प्रेरणा से बात करने की कोशिश की। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाओगे, लेकिन इतना कहकर प्रेरणा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। अभय ने आगे बढ़कर प्रेरणा को हग किया और कहा, प्रेरणा मॉम, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सच में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने बाहर सुना तुम और गरिमा दीदी जाने की बात कर रहे थे, प्रेरणा ने कहा। अभय के हग करने के कारण वो भी अब शांत हो गई थी। नहीं, मैं और मॉम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ ही रायचंद मेंशन में ही रहेंगे, अभय ने कहा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना अभय? प्रेरणा ने अभय की आंखों में देखते हुए कहा। उसे अभय की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, इसलिए उसे भी अब यकीन हो गया। प्रेरणा ने तुरंत अपने आंसू साफ किए और तुरंत फेस धोकर आ गई। इस वक्त वो किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो गई थी।
उसने अभय का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गई। प्रेरणा ने बलराज से खुश होते हुए कहा, बलराज, अभय कह रहा है कि वो और गरिमा दीदी हमारे साथ ही रहेंगे। मैं अभी इनके रूम्स रेडी करवा देती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत वहां से घर के अंदर चली गई। प्रेरणा को ऐसे देखकर बलराज और गरिमा भी स्माइल करने लगे। प्रेरणा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। अंदर जाकर प्रेरणा ने तुरंत 2 बड़े बड़े कमरे रेडी करने के लिए कहा। प्रेरणा के कहने की देर थी और स्टाफ ने तुरंत दोनों कमरों को बहुत अच्छे से रेडी कर दिया। प्रेरणा ने खुद सब कुछ चेक किया और बाहर आकर अभय और गरिमा को कहा, रूम तैयार है, चलिए आप दोनों थोड़ा आराम कर लीजिए। सभी घर के अंदर आ गए। गरिमा उसके रूम में चली गई। प्रेरणा अभय को उसका रूम दिखाने लगी। प्रेरणा ने अभय के बचपन की सारी चीजें संभाल कर रखी थी। इन्हीं यादों के सहारे उसने 15 साल गुजार दिए थे। उसे जब भी अभय की याद आती थी वो इस रूम में आ जाती थी। अपने बचपन की सारी यादों को फिर से देखकर अभय भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, आपने ये सब अभी तक संभाल कर रखा है। वो अपनी चमकदार आंखों से प्रेरणा को देखने लगा। इन्हीं के सहारे मैंने 15 साल गुजारे हैं अभय। प्रेरणा उस रूम में रखी अभय की बचपन के खिलौने को देखते हुए बोली। अभय इस बात से बहुत खुश था कि उसके पास 2 माएँ हैं जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। कितना लकी हूं मैं, ये सोचकर वो मन ही मन स्माइल करने लगा। अभय, तुम बहुत थक गए होंगे, तुम फ्रेश होकर आराम करो, प्रेरणा ने कहा और वहां से चली गई। अभय अपने बचपन के खिलौने और बाकी चीजें देखकर अपने बचपन की यादों में खो गया था। कुछ देर सब कुछ देखने के बाद वो फ्रेश हुआ और कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गया। कुछ देर में उसे नींद आ गया। गरिमा भी अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए बेड पर सो गई। बलराज और प्रेरणा दोनों लिविंग एरिया में काउच पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। वो दोनों आज इतने खुश थे कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। बलराज ने प्रेरणा को खुश होते हुए बताया, प्रेरणा, तुम जानती हो, हमारा अभय बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं फिर भी उसकी सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हमारे सबसे परफेक्ट गार्ड्स 24 घंटे अभय की सिक्योरिटी में रहेंगे, प्रेरणा ने कहा। उसकी आवाज में अभय के लिए एक माँ की चिंता थी। हाँ बाबा, मैं अभय की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा, बलराज ने प्रेरणा को समझाते हुए कहा। मैं सोच रहा हूं कि अभय के लिए एक पार्टी रखे और उसमें अभय को रायचंद फैमिली का लीगल सक्सेसर भी ऑफिशियल अनाउंस कर देंगे, बलराज ने कहा। मुझे लगता है हमें इन सब में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें पहले अभय को उसकी लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम देना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक उसने सिर्फ स्ट्रगल ही देखा है, उसने तो ठीक से दुनिया भी नहीं घूमी। मैं अपने बेटे को पूरी दुनिया घुमाना चाहती हूँ, अभी से उसे बिजनेस में नहीं उलझाना चाहती। अभी तो उसके मजे करने के दिन है। उसकी हायर स्टडी के बारे में भी हमें सोचना है। कैसी होगी अब अभय रायचंद की लक्सरी लाइफ, जानिए अगले एपिसोड में। CH-15 मिस्टीरियस लड़की। मिस्टीरियस लड़की। प्रेरणा और बलराज दोनों अभय की हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। प्रेरणा कहती है कि वो चाहती है कि अभय अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। ठीक है, मैं गरिमा से इस बारे में बात करता हूँ। हम जल्द से जल्द दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज में अभय का एडमिशन करवाएंगे, बलराज ने कहा। हाँ, लेकिन हमें अभय से भी पूछ लेना चाहिए, शायद उसने कुछ सोच रखा हो। अभय अभी सिर्फ 20 साल का है, उसके भी अपने कुछ सपने होंगे, प्रेरणा ने कहा। उन दोनों वहां बातचीत करते करते बहुत समय निकल गया था। अब तक गरिमा भी उठकर रेडी हो चुकी थी। वो भी उन दोनों के पास आकर काउच पर बैठ गई। अब आपको कैसा लग रहा है दीदी, प्रेरणा ने गरिमा से पूछा। अब मुझे काफी फ्रेश फील हो रहा है, थोड़ा रेस्ट करने से थकान बिल्कुल खत्म हो गई है, गरिमा ने स्माइल करते हुए कहा। गरिमा, प्रेरणा अभय की हायर एजुकेशन के बारे में सोच रही है, तुम्हारा क्या विचार है, बलराज ने गरिमा से पूछा। प्रेरणा अभय की मॉम है, उसने अगर उसके लिए कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, गरिमा ने स्माइल करते हुए बलराज को कहा। मैं चाहती हूं कि अभय खुद डिसाइड करे कि वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, प्रेरणा ने गरिमा की तरफ स्माइल करते हुए कहा। उसे बहुत खुशी मिल रही थी कि गरिमा ने अभय के कॉलेज का डिसीजन लेना का हक उसे दिया था। गरिमा जानती थी कि प्रेरणा जो कुछ भी अभय के लिए सोचेगी वो बेस्ट ही सोचेगी, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभय कहाँ जाएगा, क्योंकि अब उसे उसकी कोई टेंशन नहीं थी। उसने स्माइल से देखते हुए प्रेरणा से कहा
इस बारे में तुम्हारा और अभय का जो भी डिसीजन होगा हमें एक्सेप्ट होगा। मैं अभी देखकर आती हूँ कि अभय सोकर उठा या नहीं, प्रेरणा ने कहा और अभय के रूम की तरफ चली गई। अभय थोड़ा रेस्ट करने के बाद मेडिटेशन के लिए रूम के पीछे बने गार्डन में चला गया था। प्रेरणा ने जब देखा कि रूम में कोई नहीं है तो वो अभय को आवाज लगाते हुए इधर उधर ढूंढने लगी। अभय ने जब प्रेरणा की आवाज सुनी तो उसे समझ आ गया कि वो उसे ही ढूंढ रही है। उसने जोर से कहा, मैं यहाँ हूँ प्रेरणा मॉम। अभय की आवाज सुनकर प्रेरणा बाहर गार्डन की तरफ आई। उसने अभय से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभय? वो एक्चुअली मैं मेडिटेट कर रहा था। आपको मुझसे कुछ काम था मॉम? अभय ने प्रेरणा की तरफ स्माइल करते हुए पूछा। अभय उस समय प्रेरणा को मॉम ही कहता था जब गरिमा वहां नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि गरिमा को इससे कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि उसके मॉम कहने पर गरिमा और प्रेरणा दोनों को समझ नहीं आता था कि वो किसे कह रहा है। अच्छा चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बलराज और दीदी भी बाहर ही बैठे हैं, हम भी वहीं चलते हैं। और वो दोनों भी बाहर आ गए। गरिमा और बलराज इस वक्त भी वहीं काउच पर ही बैठे थे। प्रेरणा ने उन सभी के सामने अभय से पूछा, तुम अपने हायर एजुकेशन के लिए कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो अभय? अभय ये सवाल सुनकर हैरान रह गया। उसने तो अभी तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वो उन सभी को देखने लगा। दरअसल कॉलेज का नाम सुनकर अभय को कुछ पुराना किस्सा याद आ गया था। उसके दिल में फिर से वही एक चेहरा घूमने लगा था जिसे उसने अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के दिनों में देहरादून के जंगल में देखा था। अभय ने जब जंगल में उस लड़की को देखा था तो वो देखता ही रह गया था। वो बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। क्योंकि अभय उस समय अपने सीनियर प्रताप के साथ जंगल से लकड़ियां लाने गया था, इसलिए वो उस लड़की से मिल नहीं पाया था, लेकिन उसका चेहरा जैसे अभय के दिल पर छप सा गया था। बाद में उसने प्रताप से उन स्टूडेंट्स के बारे में पूछा था तो प्रताप ने बताया था कि देहरादून के माउंट कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ जंगल में कैंपिंग के लिए आते रहते हैं। तभी से अभय एक बार माउंट कॉलेज में जाना चाहता था। हो सकता था कि वो लड़की भी माउंट कॉलेज की ही स्टूडेंट हो। क्या हुआ अभय, तुम दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज में जा सकते हो जहां तुम चाहो? प्रेरणा ने कहा। प्रेरणा मॉम, मैं कहीं भी बाहर देश में नहीं जाना चाहता। मैं देहरादून के माउंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। देहरादून? अभय के मुंह से देहरादून का नाम सुनकर वहां सभी हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभय देश विदेश के इतने बड़े बड़े कॉलेज को छोड़कर देहरादून क्यों जाना चाहता है। अभय, क्या तुम सचमुच देहरादून से अपनी आगे की स्टडी करना चाहते हो? प्रेरणा ने कहा। गरिमा और बलराज ने ये डिसीजन अभय और प्रेरणा पर छोड़ दिया था, इसलिए वो सिर्फ सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभय कहाँ से अपनी हायर एजुकेशन करता है। गरिमा जानती थी कि अभय जहां भी पढ़ने की सोचेगा वो सोच समझकर ही सोचेगा, और बलराज को कोई टेंशन नहीं थी कि अभय किस कॉलेज से पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसके लिए तो अभय उसका वारिस था। उसके लिए चेयरमैन की कुर्सी तैयार थी। प्रेरणा इस वक्त यही सोच रही थी कि देहरादून में पढ़ना अभय के लिए सही होगा या नहीं। प्रेरणा खुद चंडीगढ़ से थी, इसलिए वो देहरादून के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। अभय उन सभी से अलग अपनी एक अलग ही सोच में खोया था। वो माउंट कॉलेज जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो इस समय उनमें से किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे वो लड़की दोबारा मिलेगी भी या नहीं। अभय का डिसीजन भी गलत नहीं था। माउंट कॉलेज देहरादून का सबसे हाई प्रोफाइल कॉलेज था। आखिर कौन है वो लड़की? क्या अभय को देहरादून में उस लड़की के बारे में कुछ पता चलेगा? जानिए अगले एपिसोड में।